नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आभा सारस्वत नवीन शैक्षिक प्रयासों के अंतर्गत राधा कृष्णन आयोग नामक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। राधा कृष्णन आयोग या इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यह आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। चूँकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की स्थिति भिन्न थी एवं स्वतंत्रता के पश्चात परिस्थितियाँ भिन्न थीं, अतः तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस आयोग का गठन किया गया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना की जाए ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार की मानव शक्ति का विकास सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अर्थात जो परिस्थितियां स्वतंत्रता से पूर्व चली आनी थी उसमें राष्ट्र का काफ़ी जो शिक्षा पद्धति थी या सांस्कृतिक परिस्थितियां थी वो काफ़ी पिछड़ चुकी थी। तो उन राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए और वैज्ञानिक और तकनीकी या इसी प्रकार के अन्य मानव शक्तियों का विकास करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया। सम्यक विचार विमर्श के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस कारण इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग रखा गया। आयोग को उच्च शिक्षा से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां देने का कार्य सौंपा गया था। यानी इसका उद्देश्य क्या था, इस आयोग को गठित करने का उद्देश्य क्या था? तत्कालीन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इसको कार्य करना था और तत्कालीन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किन किन बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में इनको ध्यान में रखना था, देखते हैं। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान के उद्देश्य, अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा जो है वो अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा किस प्रकार हो, किस किस विषय को वहाँ स्थान दिया जाए, और अनुसंधान, क्योंकि किसी भी समाज के लिए, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए अनुसंधान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुसंधान कब उच्च श्रेणी के हो सकते हैं? जब विश्वविद्यालय जो शिक्षा है वो सुदृढ़ होगी। यदि विश्वविद्यालय शिक्षा सुदृढ़ नहीं होगी तो अनुसंधान का जो उद्देश्य है, एक मौलिक पुनर्विचार, एक मौलिक बिंदु को समाज के समक्ष लेकर आना, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। दूसरा है विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था, अर्थात विश्वविद्यालय में किस प्रकार वित्त व्यवस्था की जाए, किस क्षेत्र में कितना वित्त व्यय किया जाए, इस प्रकार का जो ब्यौरा था वो इसमें देखा जाता। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, किन किन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानक, अर्थात छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या मानक हो उसके। विश्वविद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या हो, भाषा की बात यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन व ललित कलाओं का उच्च अध्ययन, अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय संस्कृति, इतिहास, अर्थात कोई भी विषय हो उसका जो उच्च अध्ययन है या गहन अध्ययन है वो किया जाना आवश्यक है। अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्त, वेतन तथा कार्य इत्यादि को भी यहाँ पर स्थान दिया गया। चूँकि हम जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि संस्कृति, इतिहास का गहन अध्ययन होना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा उच्च स्तर की होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि अध्यापकों की योग्यताओं को, उनकी सेवा शर्तों को ध्यान में रखा जाए। राधा कृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने मुख्य बिंदु रखे, जैसे शिक्षा के लक्ष्य हैं, शिक्षण के स्तर क्या हो, शिक्षण का माध्यम क्या हो, धार्मिक शिक्षा किस प्रकार की दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की दी जाए। तो एक एक करके हम यहाँ इनको देखते हैं। शिक्षा के लक्ष्य, तो शिक्षा का लक्ष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षा का लक्ष्य, किस उद्देश्य से शिक्षा दी जाए वो यहाँ देखा गया। विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को अपनाने वाले
और उसमें अपना योगदान देने वाले नवयुवकों को तैयार करना। चूंकि भारतीय शिक्षा की प्राचीन काल से यह विशेषता रही है कि इसमें सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो भले ही तकनीकी शिक्षा या वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, किंतु विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना बहुत ही आवश्यक है। तभी यह कार्य अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित हो सकता है। संस्कृति का हस्तांतरण करना एक नवयुवा पीढ़ी का उत्तरदायित्व है, जो कि कहाँ पूरा हो सकता है? विश्वविद्यालयों में। उनका पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि सांस्कृतिक विरासत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी रक्षा वहाँ की जा सके। नेक्स्ट, राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना। क्योंकि कोई भी एक समाज का जो विकास होता है, समाज के विकास के लिए किसी एक बिंदु, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी एक बिंदु को लेकर किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अपितु राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक सभी क्षेत्र जब परस्पर समन्वित होकर कार्य करते हैं राष्ट्र हित के लिए, तभी वह राष्ट्र आगे आ सकता है। तो ऐसे छात्रों में नेतृत्व की भावना, नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए विश्वविद्यालय स्तर पर, जिनसे वो अपने अपने क्षेत्रों को आगे लेके जा सकें। शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना करना। अब लोकतंत्रात्मक मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, वहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा में लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना करना। जैसे सामाजिक मूल्यों की बात यदि हम करें तो समानता, सर्वधर्म समभाव की जब हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का समान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास इत्यादि जो मूल्य हैं वो लोकतंत्रात्मक मूल्यों की अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों में छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना। ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान की उपादेयता कब है? जब हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं सहज क्षमताओं के साथ। दूसरा है शिक्षण का स्तर। देखिए, यहाँ जो बातें हो रही हैं कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो शिक्षण पद्धति, शिक्षा नीतियाँ हैं वो इन सभी आयोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, किंतु कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिवर्तन देखने को हमें मिल जाए। तो शिक्षण का स्तर की जब बात होती है तो विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन आयोग। कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 होनी चाहिए, और ये 180 दिन कौन से हैं? परीक्षा के दिवसों को छोड़कर। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं की जाएं। स्नातकोत्तर कक्षाओं में जब स्नातकोत्तर की बात आती है तो वहाँ विचार गोष्ठियों, सेमिनार्स की योजना क्रियान्वित की जाए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70%, 55% और 40% होने चाहिए। अर्थात ये किसका है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो ये इन्होंने परसेंटेज डिसाइड किया ताकि शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय के उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। अर्थात जब छात्र छात्राएं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हो तब एक विषय का चयन करते हैं और उसी के अंतर्गत हम आगे उसको लेके चलते हैं। तो अनुसंधान जब हम करते हैं तो उस विषय को लेकर करें, उसका गहन अध्ययन कराया जाए और उसकी जो अनुसंधान की जो विधियां हैं वहाँ उनको पढ़ाई जाए, ताकि अपने विषय को वो अपने अनुसंधान से कोरिलेट कर सकें और उन विधियों को, अनुसंधान की विधियों को लेते हुए आगे अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, माध्यमिक स्तर हो अथवा हायर एजुकेशन हो, शिक्षा का जो माध्यम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, पर संघीय भाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रादेशिक भाषाएं अथवा किसी प्रांत विशेष की भाषाएं या किसी राज्य विशेष की भाषाएं प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत आती हैं।
लेकिन हिंदी भाषा के को अपनाने के विचार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संघीय भाषा यानी ऐसी भाषा जो अधिकाधिक लोगों को एक सूत्र में पिरो के रखती है। तो हिंदी के लिए देवनागरी लिपि यानी संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि जिसे अधिकाधिक लोग समझ सकें, हिंदी की बात यहाँ की जा रही है। उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन कौन सी 3 भाषाओं की? मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा यानी प्रांत विशेष की भाषा, उसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट हिंदी अर्थात संघीय भाषा जो एक से अधिक लोग मतलब अधिकाधिक लोग जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषा है हमारी, और एक है अंग्रेजी भाषा। इन 3 भाषाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा। देखिए राधाकृष्णन आयोग ने धार्मिक शिक्षा का विरोध नहीं किया, अपितु जो धार्मिक शिक्षा का जो एक व्यापक अर्थ है वो यहाँ प्रस्तुत किया इन्होंने। यद्यपि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका अभिप्राय धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का निषेध करना है, न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का। ठीक है, यानी न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का निषेध करना। इसके लिए कुछ सुझाव इन्होंने दिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का अर्थात मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी धर्म की बात ही न करें, किसी कट्टर धर्म विरोधिता की बात करें, अपितु ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए जो कि एक धर्म विशेष के अंतर्गत नहीं, अपितु ऐसे मूल्यों का विकास जो कि समाज के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए सभी धर्म साथ में मिलकर उन मूल्यों का विकास करें। जैसे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम सभी धर्मों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। धर्म अर्थात जो भी करणीय कार्य है वो सब हमारा धर्म है, जिसे हमें करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए, जो अकरणीय है, वो सब क्या है? अधर्म है। तो इसमें इन्होंने कुछ सामान्य सुझाव दिए जो कि किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले नहीं थे, अपितु तो मानवता धर्म, जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ विचार दिए। फर्स्ट है अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट के मौन चिंतन के उपरांत आरंभ करना चाहिए, जिसे हम प्रेयर के रूप में विद्यालयों के अंतर्गत रखा जाता है। डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के सुप्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनियों को पढ़ाया जाए, जैसे बुद्ध है, ईसा है, महात्मा गांधी। तो इनकी जीवनियाँ, उनके जो जीवन के मूल्य थे जो कि मानव कल्याण के लिए बनाए गए थे, उनका यहाँ अध्ययन करवाया जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के विषय में सुझाव दिए। अंगों के संबंध में पहला है, इन्होंने वाणिज्य कॉमर्स की बात की, टीचिंग की बात की, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी की बात की, एग्रीकल्चर कृषि की बात की, कानून की बात की और चिकित्सा, क्योंकि ये सारे ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कवर करने से सभी विषय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सामान्य रूप से इन्होंने सभी विषयों को लगभग समान वो वेटेज दिया, एक तरीके से कहा जा सकता है, जिससे कि समाज का और शिक्षा का व्यावसायिक विकास संभव हो सके। नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने कही। भारत ग्रामों का देश है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारत देश की जो अधिकांश जनता है वो गाँव में निवास करती है। अतः यह परम आवश्यक है कि ग्रामीण भारत की सामान्य उन्नति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पद्धति को अविलंब किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कारणवश छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए शहर नहीं जा पाते हैं या दूर स्थित विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंच होती है उनकी, ऐसे छात्र छात्राओं की शैक्षिक उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। इस दृष्टि से आयोग ने ग्राम निवासियों की शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए। फर्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी कॉलेजों के लिए पृथक अध्यापक होने चाहिए, किंतु
विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिक से अधिक कॉलेजों के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, चिकित्सालय, खेल के मैदान आदि एक ही स्थान पर होने चाहिए। अर्थात अध्यापक सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जहाँ प्रयोगशाला की बात आती है, चिकित्सालय की बात आती है, खेल के मैदान की बात आती है, तो चूंकि बहुत अधिक दूरी न होने के कारण एक पुस्तकालय, एक प्रयोगशाला, एक चिकित्सालय इत्यादि को वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। ग्रामीण कॉलेजों का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी व्यक्तिगत रुचियों और मनोवृत्तियों का अधिकतम विकास करना होगा। देखिए, जहाँ ग्रामीण जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी रुचियों और अपनी मनोवृत्तियों को प्रदर्शित करने का अवसर उनको नहीं प्राप्त होता है, या दूरी होने के कारण या किसी अन्य कारणवश वो विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जब कॉलेजों की स्थापना होगी तो ऐसे में व्यक्तिगत रुचियों और बालकों की, छात्र छात्राओं की मनोवृत्तियों का विकास आसानी से अवसर उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से राधाकृष्णन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। अतः निष्कर्षतः स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय आयोग 1948-1949 देश की प्रचलित आधारभूत क्रिया पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता की विवेचना करता है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं अलग हैं और प्रत्येक समय के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में, मूल्यांकन प्रणाली में इत्यादि सभी में परिवर्तन अपेक्षणीय होता है। तो इस परिवर्तन की यह विवेचना करता है, साथ ही उसकी शिक्षा विषयक समस्याओं की भी विवेचना करता है। क्योंकि हर कोई भी समाज हो या कोई भी व्यवस्था हो, वहाँ भिन्न भिन्न रूप में, चाहे शिक्षा हो चाहे कोई और बिंदु हो, वहाँ भिन्न भिन्न रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में समस्याएं आना स्वाभाविक है। इन समस्याओं एवं अपेक्षणीय परिवर्तनों को उद्देश्य बनाकर ही आयोग ने क्रांतिकारी सुझाव दिए। ये सुझाव भावी भारतीय शिक्षा पद्धति के आधार बने। और जैसा कि हम देखते हैं कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी या नवीन जो शिक्षा नीति हमारी आई है, इसके अंतर्गत जो आधारभूत बिंदु हैं, जितने भी आयोग आए उन सभी को आधार बनाकर ही इन शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो के अंतर्गत राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की चर्चा की। धन्यवाद।